हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। आज मैं वीडियो के साथ एक प्रॉमिस लेकर आया हूँ आपके लिए। प्रॉमिस ये है कि आज की ये वीडियो CAPF 2023 का जो एनालिसिस है पेपर विद सॉल्यूशंस और विद रेफरेंसेस यूट्यूब पे एक तो अवेलेबल नहीं है कहीं पर। एंड बहुत टाइम से मेरे को स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमारे को एनालिसिस 2023 का और सबका ऐसे करके दो कि हमें रेफरेंसेस भी पता हो कहाँ से हो। तो आज की इस वीडियो से एक बात तो पक्की है, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपके पास आपकी पूरी प्रिपरेशन के सोर्सेज होंगे, कहाँ से पढ़ना है आपको, आपके पूरे उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगी सभी क्वेश्चंस के कि कैसे आ रहे हैं। और उसके बाद हम नेचर भी डिसाइड करेंगे कि पेपर का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम से, और आपके 2024 में प्रिपरेशन किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होनी चाहिए। ये मेरा प्रॉमिस है। आप जब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और यहाँ से वीडियो से निकलेंगे, आपको एक चीज़ पता होगी एंड यू विल बी थ्रिल्ड विद एक्साइटमेंट कि आपको ये पता होगा कि मुझे एग्ज़ाम कैसे निकालना है, कितने वक्त में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम इस पेपर के साथ। सेट ए है ये CAPF 2023 का विद एक्सप्लेनेशन, विद वेरी गुड सॉल्यूशंस एंड विद सोर्सेस, रेफरेंसेस दिए जाएंगे आपको। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इसीलिए। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ, मिस्टर अजीत सेड शी इज माई फादर्स वाइफ सन्स ओनली सिस्टर। ओके, ठीक है, ओके, सन्स ओनली सिस्टर। ओके, तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ विद मिस्टर अजीत? इट्स सिस्टर, ठीक है। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच टच ईच अदर इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर P, Q एंड R, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को अलग से अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक इट हियर एंड लेट्स चेक कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये हमें कह रहा है, ठीक है, कि 3 सर्कल्स हैं। 1 सेकेंड, सर्कल्स, 3 सर्कल्स हैं। एक ये है, दूसरा इसके साथ है और तीसरा। तीनों 5 सेंटीमीटर्स के हैं, तीनों सेम है, ठीक है। साथ में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस है सभी का। ईच अदर टच ईच अदर इफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर P, Q एंड R, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल P, Q एंड R। ओके, तो आपने अभी तक जो पढ़ा होगा ना, ऑफकोर्स वो कैसे पढ़ा होगा कि आपने ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से UPSC ने क्वेश्चन को आपकी तरफ फेंक दिया है। अब क्या प्रॉब्लम है, देखिए, आपको पता है जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये हो जाएगा इसका, ये होते हैं मिड पॉइंट्स। तो अगर ये बाहर वाली साइड, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड, ये रेडियस हुआ ना इसका, यहाँ से रेडियस हुआ इस वाले सर्कल का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है टोटल में। तो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन होगी ये इसकी हाफ होगी, तो ये हो गया 5। इक्विलेटरल है तो ये भी 5 और ये भी 5। तो हमारे पास एक ट्राइंगल निकल के आ गया, ठीक है, जिसकी साइड्स क्या है, 5, 5 एंड 5। ये पूछ रहा है एरिया। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 a स्क्वायर, √3 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 4। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज सच दैट एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। इसको भी ले चलते हैं नेक्स्ट में। मैथ्स के लंबे क्वेश्चन हैं, ये नेक्स्ट वाला भी मैथ्स का ही है, राइट। तो इसको भी साथ में लेके चलते हैं वहीं पर ही, ताकि इसको
दोनों क्वेश्चंस को हम अच्छे से कर सकें। हाँ, नेक्स्ट भी मैथ्स है और ये भी लेंदी लग रहा है। लेट्स चेक। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे अपने और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें बोला है, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले थर्ड की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इज सच दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल बी को 90 डिग्री बता रहे हैं। ओके, लेट्स चेक। सेकंड, लेट अस शेप इट हियर। और एक और डाल देते हैं ये ट्राइंगल के साथ। ये रहा आपका ट्राइंगल। ठीक है, अभी हमें क्या बोल रहे हैं कि एंगल बी, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया ए बी एंड सी। पॉइंट डी इज पिक्ड ऑन बी सी, यहाँ पे पॉइंट डी को पिक किया, सच दैट ट्राइंगल्स ए बी सी, ठीक है, एंड डी बी ए आर सिमिलर। ठीक है, ओके, इफ ए बी इज टू बी सी, ठीक है, ए बी इज टू बी सी, एम अपॉन एन है, ठीक है, वॉट इज ट्राइंगल ए बी सी इज टू ट्राइंगल ए बी डी, वेयर ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अच्छा, ये वाला जो ये है, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। सो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए, ऑफ कोर्स आपने अगर ट्राइंगल्स पढ़ा है सही से तो आपको पता है, दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये सिमिलर हैं ट्राइंगल्स, इज इक्वल टू triangles is equal to the ratio of square of any two corresponding sides। ठीक है, तो corresponding sides हमारे पास यहाँ पे कौन सी हो गई? ये हो गई बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ये वाली, ठीक है, और ये वाली। तो क्या हो गया हमारे पास? ये रेशियो कितनी हो गई? बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? बी सी इज ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि इसकी रेशियो क्या होगी? एन स्क्वायर इज टू एम स्क्वायर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये रहा बी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? वो क्वेश्चन आपसे पूछा इस तरीके से जानबूझकर है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल ऑफ लेंथ 28 मीटर्स। ओके, लेट्स ड्रॉ 28 मीटर्स की वॉल बना लेते हैं एक बार। 28 मीटर्स की वॉल बना ली। अ गोट इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट द मिडल ऑफ द वॉल। ठीक है, मिडल ऑफ द वॉल से एक गोट है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज, अच्छा 21 मीटर्स की ये रोप हो गई। ओके, अच्छा ऐसे है, ये बड़ी पड़ेगी ना ऐसे एक्चुअली, हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जो गोट टाइड है। अभी क्या कह रहे हैं? ये 21 मीटर्स की रोप हो गई, ये 28 मीटर्स है तो ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 21 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन अराउंड द वॉल दैट द गोट कैन एक्सेस। अच्छा, अगर गोट इस तरफ जाएगी ये वाला पूरा एरिया, और अगर इस तरफ भी घूमते हुए जाएगी तो ये वाला पूरा एरिया। अच्छा, अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वॉल से 21 मीटर्स की है, तो इसका मतलब इस एरिया तक जो होगा, यहाँ तक तो पूरा हेमिस्फेयर बन रहा है जिसका रेडियस है 21 मीटर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, जहाँ पे आर होगा 21 मीटर। यहाँ पे आने के बाद कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है यहाँ से? 7 मीटर्स, और इधर जब आएगी तो भी बाहर की तरफ कितना होगा? 7। तो मतलब अगर यहाँ तक आ गई, ये वाली जो है ये रस्सी यहाँ तक आएगी और फिर सिर्फ इतना पार्ट ही चलेगी गोट, ठीक है, 7 मीटर्स एक्स्ट्रा। तो ये वाला हेमिस्फेयर 7 मीटर वाला और ये वाला हेमिस्फेयर 7 मीटर वाला, ठीक है। 1 सेकेंड, ये वाला मीटर 7 मीटर वाला, ये वाला हेमिस्फेयर, तो ये तो पूरा सर्कल ही हो गया बेसिकली। तो ये वाले का पूरा कितना हो गया दोनों मिला के?
ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है 7 मीटर्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ, प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें 22/7 इंटू 21 अपॉन 2 प्लस 22/7 इंटू 7 से ये क्या 7 3 21 11 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 22 7 ये 33 इंटू 21 इज 33 1 सेकेंड 396। ठीक है, प्लस 22 14 154, तो 693 प्लस 154 कितना हो गया 714 847 मीटर जो है। ठीक है, इतना एरिया वो घूमेगी, तो दिस शुड फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है समझने में थोड़ा अजीब लग सकता है स्टार्टिंग में, बट एक्चुअली क्या है अगर आप ध्यान से देखो फिगर को तो फिर आपको आराम से समझ आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर वॉल इज डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को भी शायद लेना पड़ जाए, देख लेते हैं। 4 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, उसके बाद ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, तो अगर मैं ये वॉल ऐसे ले लूँ, ठीक है, तो ऐसे डिवाइडेड है ये इक्वल में। ठीक है, द टॉप लेफ्ट स्क्वायर इज कलर्ड विद ग्रीन। अच्छा, ये ग्रीन से ही कलर्ड है। इफ़ इंक्लूडिंग ग्रीन देर आर 3 कलर्स। अच्छा, मतलब टोटल में 3 कलर्स हैं, जिसमें एक है हमारे पास ग्रीन, एक ले लेते हैं हम वाइट, और सॉरी एक ब्लू ले लेते हैं चलो, और एक ले लेते हैं येलो। ठीक है, ग्रीन ब्लू और येलो हो गई। अब ये कह रहे हैं एंड ईच स्क्वायर इज कलर्ड यूजिंग एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, एक जो बॉक्स होगा वो एक ही कलर का हो सकता है, सच दैट नो 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स, कोई साथ वाले स्क्वायर सेम नहीं हो सकते, गेट पेंटेड विद द सेम कलर, देन हाउ मेनी कलर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ओके, तो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। एक में यहाँ पे ग्रीन है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको ब्लू रख देते हैं, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, एक सेट ये बन गया। सेकंड सेट बना लेते हैं, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। 1 सेकेंड, बना येलो यहाँ लगा दो, यहाँ ब्लू लगा दो, यहाँ ग्रीन लगा दो, ये सेकंड हो गया। थर्ड देख लेते हैं, एक ग्रीन यहाँ ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया। फोर्थ में ग्रीन और ग्रीन वहीं रखो, यहाँ पे येलो ले लो, यहाँ पे येलो ले लो। फिफ्थ में ग्रीन वहीं पे रहेगा क्योंकि यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ येलो हो गया। और सिक्स्थ में ग्रीन येलो येलो एंड ब्लू। कोई और भी हो सकता है क्या? ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ये, हाँ ठीक है। तो 6 पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ बन रही है हमारे पास। सो दी करेक्ट आंसर इज 6, आंसर पॉइंट सी। इस पर चलते हैं। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अच्छा नेशनल इमरजेंसी के ऊपर है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। बिल्कुल ठीक है यार। यहाँ पे जो ओनली है ना, देखो इसके ना 2 मतलब निकल के आ रहे हैं। अब या तो ये बोलना चाहता है कि ये चीज़ें हो जाएं उसी के बाद इमरजेंसी लग सकती है, ऐसा नहीं है। इवन बिफोर अगर उसको लगता है कि होगा ऐसा तो वो पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हो सकता है बेसिकली ऑप्शन। थर्ड पॉइंट क्या है? द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट, दिस इज ट्रू। The proclamation of emergency can continue for a maximum period of 6 months at a time only if approved by resolution of both the houses of parliament. Maximum period of 6 months at a time. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या हुआ? फर्स्ट गलत हुआ, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, 3 एंड 4। कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है? सीधा लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस वाला जो चैप्टर है
उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये आपको नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जो एनसीईआरटी से होंगे वो रेफरेंस भी मैं साथ साथ दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ठीक है, a motion addressed to the president signed by at least 100 members of both the houses of parliament is delivered to the okay, so at least 100 members of both the houses नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर क्या होता है कि 100 लोकसभा से होने चाहिए या फिर एंड 50 राज्यसभा से, तो दोनों से सेम नहीं होते हैं, 150 का होता है। तो आपके लिए सही आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज? यार ये क्वेश्चंस पता ऐसे होते हैं और ऐसे साइंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें क्या होता है, वो आपको एक टेक्नोलॉजी देंगे और बोलेंगे कि कौन से जो ऑप्शंस हैं, मतलब कौन से जो एप्लीकेशंस हैं वो पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी से। तो वहाँ पे मेजरली क्या होता है कि बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, ठीक है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो आंसर होता है ना वो 1, 2, 3 एंड 4 सभी होते हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, यू नेवर नो कि कब उस एप्लीकेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज होनी शुरू हो जाए। तो मेजरली जो 90% आंसर्स होते हैं वो ऑल होते हैं। वैसे ही इसमें है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ ग्रीन डेवलपमेंट है, यस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर टू वर्क फॉर इट। विमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है, इट इज ऑल्सो देयर। क्लाइमेट फिनांस, अभी हमने बात किया उस पर, करेक्ट है एकदम। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर 1, 2, 3 एंड 4 ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। अब आप देखेंगे तो नेचर जो पेपर का है ना, अब जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। लेकिन हर बार क्वेश्चंस कैसे आते थे कि ये इसमें कंट्रीज कौन सी जुड़ी हुई हैं और इस कंट्रीज में कौन से इनमें से नहीं है, इसको मार्क कर दो। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है आपकी एग्जामिनर है, ये आपसे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ रहा है। जैसे G20 के ऑब्जेक्टिव्स पूछे इससे पहले क्वेश्चन में, अब सार्क के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा जब इंटरनेशनल रिलेशंस भी आप देखेंगे। जो करंट अफेयर्स की बुकलेट में डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, क्योंकि यूपीएससी के नव्स पता है मुझे तो क्या चाहती है वो आपसे, खासकर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, दैट आई नो, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस भी निकालना है साउथ एशिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो रीजनल कोऑपरेशन हो रही है। टू कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ अनदर्स प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही है। टू वर्क टूवर्ड्स एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नहीं, टेररिज्म का एंगल इसमें डेवलपमेंट के अलावा टेररिज्म का एंगल नहीं है इस सार्क के ऑब्जेक्टिव्स में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारे लिए? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट चलते हैं। प्योर demineralized water free from all soluble mineral salts is obtained by which of the following method? ठीक है, क्या है? पासिंग वाटर थ्रू माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, नहीं। कैल्गन्स मेथड, नॉट। पासिंग वाटर थ्रू अ कटायन एक्सचेंज एंड एन अनायन एक्सचेंज रेजिन बेड, बिल्कुल ठीक है, आंसर है। अब इसका ये क्वेश्चन आया क्यों? ये क्वेश्चन आपकी क्लास 11th जो है उसकी केमिस्ट्री में, ठीक है, ये आपको YouTube पर कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, जो मैं आज रेफरेंसेस आपको देने वाला हूं। यूनिट 9 है, ठीक है, और पेज नंबर भी बता देता हूं मैं, पेज नंबर इज 285, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग redox रिएक्शन। Next is redox reaction. One second, अरे यार the pen is not working I guess.
सो दिस इज द इक्वेशन दैट इज गिवन, ठीक है। 2Cu2O प्लस 2Cu2S 6Cu, ओके, प्लस SO2 फॉर ऑक्साइड, ओके। आइडेंटिफाई द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑक्सीडेंट दो है, वो है कॉपर, ठीक है, यस, एंड उसमें उस ठीक है, अच्छा हाँ, तो ये फर्स्ट वाले में ही है, ठीक है, ओके। तो ये वाला दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। और ये उठाया कहाँ से है? क्लास 10th की केमिस्ट्री बुक से, ठीक है, चैप्टर 1 एंड पेज 12, वहाँ से उठाया हुआ है आपका एक क्वेश्चन। एनसीईआरटीज़ की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं सिर्फ। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेटलिंग ऑफ सीमेंट? ओके, the addition of a small percentage of gypsum lengthens the setting period of cement, okay, ताकि थोड़ा वक्त लगे सीमेंट को सूखने में, सही है। According to colloidal theory, gels of hydrated silicates are formed and when these gels harden, ठीक है, the set cement loses strength. जेल जब हार्डन हो जाएगा तो सेट सीमेंट, नो, इट विल नॉट लूज, इट विल स्ट्रेंथन इट, ठीक है। तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। वो जो जेल हार्ड हो जाएगा तो फिर वो सीमेंट को भी स्ट्रेंथ देगा और सेट कर देगा उसको। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ? ठीक है, ये इसका होगा सिलिकॉन, ऑक्सीजन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। और क्लास 11th की जो आपकी ज्योग्राफी है, फंडामेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, वो वाली जो बुक है, वो वाली 11th की, उसके अंदर इसके बारे में कंप्लीटली दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली? ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये है कहां से? क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 43, ठीक है। तो ये है आपका सही सोर्स और सही रेफरेंस इसके लिए, ठीक है। तो प्लैटिनम है, इज द करेक्ट आंसर फॉर यू गाइस, प्लैटिनम, पीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, लेट्स सी। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द लार्जेस्ट स्तूपा एट सांची। Going by information available from the inscriptions on the railings of stupa, ठीक है, the construction of part of one of its gateways are financed by the Guild of Ivory Workers. सही है एकदम। In its original early form, this stupa was plain except for the stone railings and the gateways which were richly carved. Second statement भी ठीक है। थर्ड पे, the panels on the 4 gateways contain sculptures only in the front and have no sculptures on the rear side. This statement is wrong. Let's check, elimination से काम चल रहा है क्या? 3 गया, 3 गया, 3 गया, या you get the correct answer. इसका मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी गलत होगी। In 1980 when the stupa was discovered, all of its 4 gates intact but the mound was in poor condition. ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपके लिए? डी है। अब ये जो है आपके लिए एलिमिनेशन ऑफ 3 से हो गया है, आपको सीधा आंसर मिल गया है। ये है आपकी 11th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका जो कौन सी है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, ठीक है। तो वो जो किताब है आपकी एनसीईआरटी, उससे है ये, और पेज नंबर 47 पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ठीक है, पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति बाय हरीश सेन, 4th century BC, सही है एकदम। चाइनीज ट्रैवलर फाहेंस अकाउंट 6th century C, नहीं यार 6th century नहीं थी, इट वॉज ऑल्सो अराउंड 4th के आसपास ही थी। तो अगर सेकंड भी निकाल दे तो बचते हैं हमारे पास, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मुद्राक्षस ऑफ विशाखादत्ता 5th century, हाँ ये काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी ये। हर्षचरिता ऑफ बाना भट्ट, हर्षचरिता ऑफ बाना भट्ट से नहीं, ये भी गलत है। तो अगर 4th ऑप्शन भी गया तो हमारे पास आ गया ये सही। और ये जो उठाया कहाँ से गया है आपके, हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है क्लास 12th की
थीम 1 एंड थीम 2 डायरेक्टली वहां से उठाया हुआ है. Next, which one of the following statements is correct? Brahmi, used for writing many Ashokan inscriptions, shows local variations. Shows local variations. हाँ correct. देख लेते हैं इसके बाद भी. The system of hieroglyphic, okay, hieroglyphic writing was developed in ancient Mesopotamia. ठीक है. The system of cuneiform writing developed around 3rd millennium BC in Egypt. नहीं. And ancient script Kharoshti was widely used in the southern parts of India. No. तो first option is correct for you. 4 तो बिल्कुल ही गलत है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेली टाइम टेबल फॉर अ किंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र में. ठीक है. और नॉट अ पार्ट ऑफ द डेली टाइम टेबल. ठीक है. रिसीव रिपोर्ट्स ऑन डिफेंस, ये होगा. विजिट द टाउन इनकॉग्निटो, छुप के जाना, हो सकता है. रिसीव रेवेन्यू इन कैश, कैश उस टाइम पे कैश काइंड. ठीक है. आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ द डेली टाइम टेबल फॉर अ किंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन शास्त्र. वैसे ये दोनों ऑप्शंस है ना, ये दोनों कंफ्यूजिंग है बेसिकली, क्योंकि रिसीव रेवेन्यू इन कैश ये भी मुझे नहीं मिला था. ठीक है. और जो और किताबें भी हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आई फाउंड इट ओवर देयर, तो वहाँ पे भी मुझे खास कुछ ऐसा मिला नहीं इसका आंसर. सो मेरे हिसाब से रिसीव रेवेन्यू इन कैश शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. रिसीव रेवेन्यू इन कैश, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ डेली टाइम टेबल फॉर द किंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अर्थशास्त्र. उपेंद्र सिंह की मैंने बुक से देखा था, हिस्ट्री जो ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज माई ऑप्शनल वॉज हिस्ट्री, तो उसमें भी नहीं था ये अवेलेबल. नेक्स्ट चलते हैं. Which organelle other than nucleus is in eukaryotic cells has its own DNA, ribosomes and proteins? Come on यार. बहुत इजी क्वेश्चन है. इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. तो बहुत बार रिपीट हो चुका है. और ये कहाँ से है बेसिकली आपके, बहुत इजी क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उसका चैप्टर 5 है और पेज 65. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. For protein synthesis, the amino acids are organized and carried by, अरे tRNA भाई. ठीक है. tRNA है और ये कहाँ से है आपकी क्लास 11 की बायोलॉजी आप देखते हैं, और ये 11th और 12th की बायोलॉजी तो आप पे आप ध्यान देते ही हैं. चैप्टर 6, यहाँ से आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है इनवर्टिब्रेट्स. Smooth endoplasmic reticulum in cells of which organ plays a crucial role in detoxification of toxic compounds? Spleen, intestine, kidney, liver. Liver is the correct option. ये भी सेम क्लास 9th एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्टली. चैप्टर 5 पेज 64. नेक्स्ट चलते हैं. The rate of an enzyme catalyzed reaction, ठीक है, depends upon the substrate concentration, temperature and pH. हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही सही निकल आया. अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड द pH, इनके ऊपर डिसाइड करता है क्या एंजाइम का जो कैटलाइज होता है जो एंजाइम, ठीक है, उसकी रिएक्शन जो है वो बेसिकली इन पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन are made up of glucose. ठीक है. However, starch is present in liver and glycogen is present in red. नहीं, not possible. Glycogen is made in animal cells but starch is made in plant cells. Correct. This is true. और ये कहाँ से उठाया हुआ है क्वेश्चन? क्लास 10th. ठीक है. आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 6 पेज 95, वहाँ पे आपको सीधा सोर्स दिया हुआ है. नेक्स्ट, इन सम वायरल इन्फेक्शंस number of platelets are reduced quickly. Platelets are essential, okay, because they along with red blood cells carry oxygen. नहीं, not possible. अच्छा, ये क्वेश्चन 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था 2020 में भी प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है. ठीक है. तो प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट टू कैरी फूड टू सेल्स. नहीं. रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड. नो. हाँ, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग का सीधा क्वेश्चन आया हुआ था. और ये आपकी 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर 6 है पेज 108. नेक्स्ट,
द फोकस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज, फर्स्ट वॉज अबाउट एग्रीकल्चर, तो सेकेंड वॉज अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत सही जगह से उठाया हुआ है, जो आपकी क्लास 11th की जो बुक है ना, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये उस वाली बुक से है क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान है, कहाँ है, हाँ ये रहा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर बनाने के लिए हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान लिया। नेक्स्ट, एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाइज शेयर इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, ब्रिटिश कार कंपनी जो है उसमें शेयर्स लिए। ठीक है, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड बट नॉट इन बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्यों होगा, नॉट बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होगा बट नॉट इन बैलेंस ऑफ, बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी कहाँ से है, आपकी जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वहाँ से इस जो वो है इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है, पेज नंबर 77 से सीधा उठाया हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है ना, ये बजट 2023 के अंदर एक नई एडिशन हुई थी। ठीक है, न्यू एडिशन है बेसिकली ये। तो इसमें क्या क्या है, पावर कंजम्पशन, येस इट वाज देयर, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, आईआईपी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जनरल इंडेक्स ये भी है, और 10 ईयर जी सेक्टर, तीनों के तीनों अवेलेबल हैं उसके अंदर। तो बजट 2023 के अंदर ये नई इस बार एडिशन हुआ था हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव रिटर्न आता है, ठीक है, वहाँ से आता है, आपने इन्वेस्ट किया, पैसा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी बट नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, नहीं, नॉट ट्रू। हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, हाँ नेशनल इनकम हुई, क्योंकि नेशनल में और सिर्फ डोमेस्टिक होता तो यहाँ का होता तो नेशनल है, हाँ, बट नॉट पार्ट ऑफ, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है क्लास 12th की जो मैंने बताया अभी आपको, उसका पेज नंबर 24, देयर यू विल गेट दी कॉन्सेप्ट। अब मुझे, जो मैं इतने टाइम से सभी को बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एनसीईआरटीज बाइबल हैं यूपीएससी के लिए, बाइबल हैं यूपीएससी के लिए, इतनी देर से मैंने समझाया है, ये इतने टाइम से मैं स्टूडेंट्स को समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो जो मेरा ये कोर्स है ना, उसमें मैं इसी को फोकस करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जैसे देखिए इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड बना दिए जा रहे हैं, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, वो कहाँ से है, सीधा एनसीईआरटी के लिए, इसलिए आपके लिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने कोर्स के बारे में, जो कि एक फ्री वीडियो कोर्स है, आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपकी सारी एनसीईआरटीज में सामने बिठाकर वीडियोस के अंदर लाइन बाय लाइन आई विल टीच दोज एनसीईआरटीज, और बिटवीन द लाइंस वी विल स्टडी, और समझेंगे उसको कि ये है क्या। तो ये नेक्स्ट 2-3 मिनट की वीडियो है, आप वो देखिए, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि इस फ्री कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा क्या। ठीक है, इट्स फ्री, वीडियो कोर्स बिल्कुल फ्री है, डोंट वरी। ठीक है, वॉच दिस वीडियो। तो उसके लिए ये कोर्स है, जहां पर ये फ्री कोर्स के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। ये फ्री वीडियो कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स होगा, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, थीम्स हो गई, और 11th 12th 9th 10th इनकी जो एनसीईआरटी हो गई वो, साथ में ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के लिए क्या प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को कि सर हम बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं पहले वाला छूट जाता है। सो मेरा प्लान यहाँ पर ये है कि हम लोग जैसे अर्थ और सोलर सिस्टम का अगर उठाते हैं टॉपिक, तो 6th से लेकर 12th की एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स उससे रिलेटेड है हम एक साथ उसको करेंगे, ताकि एक फ्लो बना रहे ज्योग्राफी के अंदर। वैसे ही सेम जब हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, तो 6th to 12th जितनी भी क्लासेस में वो चैप्टर्स रिलेटेड उससे होंगे, वो हम एक साथ करेंगे, ताकि आपका फ्लो बना रहे। साथ में
पॉलिटी की जो 11th क्लास की है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। उसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी, ये एक साथ हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक्स हमें लगती है जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, उससे एक्स्ट्रा जो हमें पढ़ना है सिर्फ एग्जाम के लिए हम वो करेंगे। पूरी लक्ष्मीकांत उठा के याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो क्रिस्प तरीके से कितना कहाँ से पढ़ाना है वो काम मेरा है, और इस कोर्स में आपको वो कराया जाएगा। साथ में साइंस में अब आप एनसीईआरटीज तो पढ़ रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का काम मेरा है। एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे, ताकि आप लोगों को, क्योंकि सीधा स्टेटमेंट्स आती है यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम्स में एनसीईआरटी से, तो हमें वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिस पे यूपीएससी हमेशा से बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही चाहिए उसको। इकोनॉमी भी इतना प्रॉब्लम लगता है लोगों को इकोनॉमी में, लेकिन जिस तरीके से मैंने मैराथन्स भी दिए इस चैनल पर, सबको इकोनॉमी इतने अच्छे तरीके से समझाई गई है और एग्जाम में इतना हेल्पफुल हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो जनरल स्टडीज़ के हैं वो मैं अपने इस डिफेंस कोर्स में कराऊंगा, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। वैल्यू एडिशन मटेरियल जैसे रेफरेंसेस बुक्स से लेना। रेफरेंस बुक्स, देखो रेफरेंस बुक्स सिर्फ रेफरेंस के लिए होती हैं, उसको नोट मेकिंग के लिए एक बुक मत बना लेना। जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, जीसी लियोंग है, स्पेक्ट्रम है, इनसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिए जाएंगे, और वो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से देखे जाएंगे, ना कि पूरी की पूरी बुक आपको पढ़ने के लिए बोल दी जाए। तो ये सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी। शुरू हो चुका है सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन से, आप एनालिसिस देख सकते हैं। 2019 से 2023 तक हमने कवर किया है। थैंक यू। आ गया समझ क्या है कोर्स के अंदर? यू विल गेट एवरीथिंग जो आपके यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, डिफेंस तक नहीं सीमित रख रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यूपीएससी के सभी एग्जाम में एनसीईआरटी इज द बाइबल, और हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक कोर्स निकाल रहा हूँ। क्योंकि सभी है, आपको बहुत सप्लीमेंट्री बुक्स ये देंगे, ये वो देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो एनसीईआरटी से पढ़ना है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय आरबीआई, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कम कर दी, सप्लाई जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, सप्लाई विल इंक्रीज। तो ये कौन सी, ये उसी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 40 से क्वेश्चन उठाया हुआ है डायरेक्टली। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन्स? कॉजेज ऑफ एसिड रेन्स, ठीक है, द सन कॉजेज हीटिंग ऑफ अपर लेवल, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाँ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट द स्मोक, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मेथेन, यस। तो क्लास 12th की बायोलॉजी जो है आपकी, उसके चैप्टर 10 से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया हुआ है बायोगैस के ऊपर, कि मीथेन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द डिप्लीशन इन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी, ठीक है, वॉज ड्यू टू, हम इसकी बात हमेशा करते रहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेसिकली जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th है उसका चैप्टर 14 ले लीजिए, उसके अंदर भी है क्लास 9th चैप्टर 14 एनसीईआरटी आपकी, और क्लास 11th की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। क्लास 11th की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट? अब इस क्वेश्चन को देखिए, याद आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सीधा 2020 के फ्रीली फॉलिंग, उससे कि क्या होता है जिस टाइम पे वो गिरता है, कि एक्सेलरेशन कैसी होती है, चेंज होती है टाइम से या यूनिफॉर्म रहती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। आप लोगों को समझना ज़रूरी है। आप लोग वो चीज़ें जो चाहिए ना एग्जाम के लिए वो नहीं पढ़नी है, बस जो इंस्टीट्यूट पकड़ाया जा रहा है आप लोग लिए जा रहे हो। मैंने आपको बोला कोई भी कि मेरे से कोई बुक ले लो, नहीं बोला मैंने। हमें जो ज़रूरी है ना एग्ज़ाम के लिए, हमें सिलेक्शन चाहिए यार, हमें एस्पिरेंट्स नहीं चाहिए हर साल, हमें चाहिए कि वो एस्पिरेंट चलते रहे, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो और वो आगे बढ़े लाइफ में। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट। और इसी जो ये कोर्स के अंदर यही सब चीज़ें हमें टारगेट करनी है, कि क्यों आप लोग फालतू की बुक्स में फंसे हुए हो यार। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसका एनालिसिस करो और नेक्स्ट आगे बढ़ो अपने किसके लिए, एग्ज़ाम में
NCERTs करने के लिए। मेजर बुक्स पढ़ो, उनकी रिवीजन करते रहो बार बार। अब ये बेशक NCERT से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किए ना तो आप फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर बोलोगे सर आपके नोट्स में से नहीं आया। नोट्स में से नहीं है, हर चीज़ NCERTs के अंदर से है। पहली बार मैं डिफेंस एग्जाम UPSC के खासकर मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे को लगा दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी टीचर कि आपको पता चले कि UPSC डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी। A sound wave of frequency of 2 kilohertz has a wavelength of 35 centimeters in a given medium. ठीक है, how long will it take to travel a distance of 2.1 kilometer through the medium? Okay, so this is a long question. ठीक है, लेट्स चेक, क्योंकि इसमें बड़ी सारी यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। इसको एक उस पर अभी करके देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स चेक कैसे करेंगे इसको हम। A sound wave of frequency 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, हैज़ अ वेवलेंथ तो 35 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ दी है। ठीक है, तो मतलब स्पीड का तो काम हो जाएगा। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, अच्छा टाइम पूछा हुआ है, हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमसे टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को और कैसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अभी एक तो यूनिट्स सबकी सेम करनी पड़ेंगी। अब यूनिट्स क्या क्या दी हुई हैं, 2 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीक है, 35 सेंटीमीटर है, अगर मीटर में करेंगे तो 0.35 मीटर, और ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 किलोमीटर है, तो 2.1 इंटू 10⁻³ हाँ, अब डाल देते हैं इक्वेशन में, 2.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.35। तो क्या हुआ, यहाँ से ये गया 2 इंटू 0.35 इज 0.7 अपॉन 2.1, तो ये गया 73। सो 3 सेकेंड्स शुड बी द आंसर। ठीक है, सो 3 सेकेंड्स आपका सही आंसर होगा। ये रहा आपका सी ऑप्शन, 3 सेकेंड्स। Very good question. Next, which one of the following conservation laws is a consequence of Newton's third law of motion? Conservation of momentum. Directly question है, conservation of momentum कहाँ से है, क्लास 9th। इतना easy question है, ये भी नहीं करके आ पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चैप्टर 9 और पेज 122। इतनी रिसर्च करनी पड़ती है सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर करने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो रिसर्च जो आप लोगों को करनी चाहिए थी वो मुझे करनी पड़ रही है। डोंट वरी, ये रिसर्च करने की मेहनत मैं करूंगा, आप बस पढ़ो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट? ठीक है, ग्रेनाइट परमिएबल रॉक पूछा हुआ है ना, ठीक है, सो इट्स लाइमस्टोन। क्लास 11th फंडामेंटल ज्योग्राफी और पेज नंबर 65 परमिएबल रॉक के बारे में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? सबसे अच्छा उसमें है ये वो डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। ठीक है, चेन्नई तो नहीं है, पारादीप भी नहीं है, टूटिकोरिन, विशाखापट्टनम। सॉरी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। NCERT क्लास 10th चैप्टर 7 पेज 78। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज इज फाउंड इन? ठीक है, कहाँ पे पूछा हुआ है, टेम्परेट फॉरेस्ट। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी वहाँ पे होगी जहाँ पे मौसम, डिजर्ट एंड सवानास नहीं होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं होगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, ये तो आपकी क्लास 11th की जो इंडियन एनवायरनमेंट है उसके अंदर में मिल जाएगा, खासकर इसमें। और जो लोग शंकर IAS भी पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है। लेकिन आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी 11th क्लास की जो है इंडियन एनवायरनमेंट जो है इंडिया के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसके अंदर भी डायरेक्टली आपको ये सवाल का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट? ठीक है, तो बेसिकली क्या, ग्लेशियल ड्रिफ्ट होता है ना ये, टिल प्लेन स्ट्रीमलाइन हिल होता है ना कुछ, देख लेते हैं एक बार। इट इज़ अ स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट, हाँ, ऑन टिल प्लेन्स, बिल्कुल सही है। कहाँ से है, क्लास 11th
चैप्टर 7 एंड पेज 69। लो भाई, मिल गया रेफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट, अच्छा सी रूट पूछा है, एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन सी रूट नहीं, नॉर्थ नॉर्दर्न अटलांटिक से, हाँ ये दिस इज ट्रू। ह्यूमन ज्योग्राफी कौन सी, क्लास 12 पेज 72 73। Next, using the code given below, identify the type of farming on the basis of given characteristics. अच्छा, the produce is consumed entirely or mainly by the family, यहीं से पता चल रहा है वैसे तो, who work the land or tend the livestock, ठीक है। If a small surplus is produced, it may be sold or bartered. अच्छा, सोल्ड और बार्टर्ड, बार्टरिंग की बात कर रही है, तो इसका मतलब बहुत पहले की कोई फार्मिंग है। नेक्स्ट, इट इज़ जनरली स्मॉल स्केल है एंड लेबर इंटेंसिव विद लिटल और नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट, ठीक है। एक्सटेंसिव तो नहीं है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 34। और बताओ। नेक्स्ट, कार ए टेक्स 1 hour more than कार बी which travels at a speed of 60 km/h, ठीक है, to cover some fixed distance. If car A had doubled its speed, it could cover the distance in 1 hour less time than car B traveling at 60 km/h, ठीक है. What is the ordinal speed of car A? Okay, so this is a long question. Let's see, let's take it further. अच्छे से करते हैं इसको, रख के वहाँ पे आगे। आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कार ए टेक्स, अच्छा तो इसमें पूरी इक्वेशंस ही बनेंगी बेसिकली। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए। फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है ये कि 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब अच्छा इसने ज़्यादा लिया होगा टाइम, 1d अपॉन एस बी के लिए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ए ज़्यादा टाइम ले रहा है इसलिए ए पहले रखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड में बोल रहा है इफ़ कार ए हैड डबल्ड इट स्पीड, ठीक है, इट वुड कवर डिस्टेंस से बना लेस टाइम, अच्छा तो इस टाइम पे ये आ गया बी माइनस डिस्टेंस अपॉन 2s, ठीक है, डबल स्पीड हो गई ना। ए इक्वल्स टू अभी भी 1 घंटे का लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 2 इक्वेशंस आ गई ना हमारे पास, प्लस कर देते हैं इनको, ऐड कर दो दोनों, ऐड बोथ 1 and 2, ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये इधर से इधर कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो 1 + 1 इस तरफ तो 2 हो जाएगा, और साथ में डी अपॉन एस ए के लिए माइनस, सॉरी 1 सेकेंड करेंगे, तो माइनस डी अपॉन 2s, अच्छा ए हो जाएगा, हाँ, एंड साथ में इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेके 2s नीचे आ गया, ये हो गया 2d माइनस डी इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो गया, d इक्वल्स टू, अच्छा ओके ओके, अच्छा अच्छा, तो d अपॉन एस ए के लिए कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो d अपॉन एस ए के लिए 4 हो गया, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, ओके। तो अगर 1 में डालोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 डालोगे तो d अपॉन एस बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर इसकी स्पीड दी हुई है क्या, हाँ 60 km/h दी हो, तो डिस्टेंस कितना होगा, सेम ही डिस्टेंस पे चल रहे हैं, 3 × 60 विच इज़ 180 किलोमीटर। हमसे पूछा है उसको स्पीड ए की कितनी होगी, ये पूछा है ना, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार ए कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज़ 180 और टाइम कितना लग रहा था इसको 4, तो 4 4s are 16, 4 5s are 45 km/h इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इसका आंसर है सी। सपोज ए बी एंड सी आर 3 टैप्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ अ टैंक, ठीक है, बॉटम ऑफ अ टैंक से
3 पाइप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। विद ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ 1:2:3, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी है 1:2:3 एफिशिएंसी है। व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑन, ठीक है, इट टेक्स 1 hour टू ड्रेन आउट द फुल टैंक। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 4 5 6 और 1 hour, तो ये हो गया 6 टोटल वर्क हो गया। तो पूछ रहे हैं इफ़ ए एंड सी आर ऑन बट बी इज ऑफ। अच्छा, सिर्फ ए एंड सी चलेंगे, मतलब 1 यूनिट एंड 3 यूनिट। देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक। अच्छा, मिनट्स में पूछा हुआ है, तो 6 टोटल वर्क हो गया। इन दोनों की एफिशिएंसी 4 हो गई, इंटू 60 कर दो, 4 15 90 मिनट्स आ गया। ये रहा आपके पास। नेक्स्ट, assume that the earth is a spherical ball of radius x kilometers। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, with a smooth surface so that one can travel along any direction, ठीक है। if you have traveled from point P on earth's surface along the east direction, ठीक है, अगर ये अर्थ स्फेरिकल है, एक डायरेक्शन में पॉइंट P मान लीजिए, ईस्ट डायरेक्शन में कुछ पॉइंट चले हो आप, एट अ डिस्टेंस ऑफ पाई x किलोमीटर, ठीक है। विच डायरेक्शन डू यू हैव टू ट्रैवल टू रिटर्न टू P सो दैट द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ट्रैवल इज मिनिमम। अच्छा, स्फेरिकल है तो इस तरफ गए हैं। अच्छा, ओ एक मिनट, सरकमफरेंस ऑफ अर्थ कितना होगा, 2 पाई, रेडियस x किलोमीटर है, 2 पाई x, और ये ट्रैवल कितना किया है इसने, डिस्टेंस इसने किया है पाई x, ठीक है। तो अगर इनको देखोगे, सो बेसिकली ये इसका हाफ है। इसका मतलब इसने हाफ सरफेस कवर कर लिया है। इसका मतलब अगर कहीं पे पॉइंट लोगे तो एक पॉइंट इधर पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन डू यू हैव टू ट्रैवल टू रिटर्न, ठीक है, मतलब हाफ चल चुका है। हाँ, तो बेसिकली उसमें ईस्ट ओनली नहीं है, वेस्ट ओनली नहीं है, एनी फिक्स डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन में चलेगा तो वापस पॉइंट पी पे आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इस पे। If x and y are 2-digit prime numbers such that y is obtained from x by interchanging its digits and x minus, अरे यार ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये अलग से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। लेट्स टेक इट एंड कीप इट हियर। दीज आर वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, ये यूपीएससी CSAT के क्वेश्चंस हैं और ये यहाँ पे पूछे हुए हैं। देखो मैथ्स की क्वालिटी बढ़ गई है क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो पूछ रहा है इस x एंड y आर 2-digit प्राइम नंबर सच दैट y इज ऑब्टेन फ्रॉम x बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं टेक्निक बता देता हूँ। लेट x इक्वल्स टू 10a + b एंड y इक्वल्स टू 10b + a, और क्या दिया हुआ है हमें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम x माइनस वाई में ये डाल दें तो 10a + b माइनस 10b माइनस a इक्वल्स टू 36, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 10 माइनस b, तो ये कितना हो गया, 9a माइनस 9b इक्वल्स टू 36। a माइनस b कितना हो गया, 9 4 हो गया। इसका मतलब a और b के बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो चलो ऑप्शंस उठाओ अब। एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ऑप्शन 1 देख लीजिए। अब a को अगर हमने ले लिया 5 और b को ले लिया 1, तो x हो गया 51 एंड b हो गया 15, ठीक है। 2-digit प्राइम नंबर्स, ये तो प्राइम नंबर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 2, ठीक है। 6 और 2, तो ये कितना हो गया, 5 62 प्लस, ठीक है, ये भी इवन आएगा, प्राइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x हो गया आपका 73 एंड b हो गया 37, ठीक है। हाँ, दोनों प्राइम है, काम चल रहा है, तो चेक करना है एक्स वाई कितना होगा, ये वाई है। तो 73 इंटू 37 कितना हो गया, 7 3 21, ठीक है, 0
7 2 2701 इज द करेक्ट आंसर. कहाँ है? ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर यू. नेक्स्ट चलते हैं. 64 cubes of sides 2 centimeter each are combined to form a cube of side 8 centimeter. ठीक है. If 4 of the smaller cubes along with the diagonal of a surface are removed from the surface of the large cube, which one of the following statements about the surface area of this solid object is true? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे. तो कह रहा है अगर मैं 4 निकाल दूं इस तरफ से, ठीक है, तो ठीक है, उसका सरफेस एरिया पे क्या होगा. यार अब यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूजिंग है. यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब. इट इज़ मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब. ठीक है, इन दोनों में लेस तो नहीं होगा. तो और खुलेगा वहाँ से निकलेगा. हाँ, तो इट इज़ मोर देन द सरफेस ऑफ लार्ज क्यूब. बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने क्या ऑप्शन लिखा है इसके अंदर एग्जाम में. आंसर की तो आई नहीं अभी. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप. अच्छा देखिए, पहले तो मैं बता दूं, न्यूज़ के अंदर आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं. तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको छोड़कर आने थे, लेकिन मेरा काम क्या था कि आपको आंसर तो बता दूं. आंसर की तो अभी तक नहीं आई है. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसमें है क्या. देर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अमेरिका. ठीक है. It offers a forum for political negotiations and decision making in the field of early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation. ठीक है. OSCE has a primary responsibility of providing military security in the European region. बिल्कुल सही है. The decisions of OSCE are legally binding. ये नहीं है, legally binding नहीं होते हैं. ठीक है, they are not legally binding. ठीक है, तो अगर फोर्थ निकाल दो तो फोर्थ 1 2 and 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वाड के बारे में है, 4 लोगों के बीच में है, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान. देख लेते हैं क्या है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस. अच्छा, या जापान है. अब यहाँ देखिए जादू, वन गया, ये आ गया सही आंसर. अब इसके बाद इन्होंने जो दिया हुआ है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ. जिसको एलिमिनेशन आता है वो निकाल के आगे बढ़ जाएगा. वो इतना नहीं सोचेगा. आप बोलोगे यार इतना मुश्किल क्वाड से भी पूछ लिया. नहीं, क्वाड से इतना नहीं पूछा है. बस बेसिकली क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी स्टेटमेंट्स दिए, अदरवाइज एलिमिनेशन से सीधा निकल जाता अगर आपको सिर्फ इतना बेसिक पता होता है कि क्वाड में मेंबर्स कौन से होते हैं. नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ PHRs. हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अच्छा, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अरेबिक है, जर्मन नहीं है, स्पेनिश है, चाइनीज़ नहीं है. तो जर्मन अरेबिक से निकाल दो अगर 1 to 2 ओनली. अच्छा, अरेबिक है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, यहाँ पे इंग्लिश भी है बेसिकली, फ्रेंच है और रशियन है. 3 और लैंग्वेजेस हैं. टोटल 6 हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द मेथड यूज इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स पूछा हुआ है, हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. फिल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सिंपल डिस्टिलेशन. इज द करेक्ट आंसर. क्लास 9th NCERT से उठाया हुआ है. कहाँ से? चैप्टर 2 पेज 22. सीधा सिंपल डिस्टिलेशन का 2 मिसिबल लिक्विड्स को, ठीक है, जिनका सफिशिएंट डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. अलॉयज आर मिक्सचर्स. हाँ, फर्स्ट ही करेक्ट हो गई. यस, अलॉयज आर मिक्सचर्स. क्लास 9th चैप्टर 2 एंड पेज 15. इसलिए बोल रहा हूँ NCERT's बाइबल हैं.
यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बाइबल। द कॉमन एलिमेंट इन ग्राफीट, फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्राफीन। कार्बन यार, कार्बन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये मेरे ख्याल से क्लास 10th है। हाँ, क्लास 10th है, चैप्टर 4 एंड पेज 61। नेक्स्ट, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी यार। ठीक है, क्लास 10th का देखो, देता जा रहा हूँ सारे रेफरेंस, पेज 20। अच्छा, द एनाक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, अच्छा, इज नोन एज ब्राइन। द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, इट इज सोडियम क्लोराइड। क्लास 10th एनसीईआरटी, चैप्टर 2 एंड पेज 30। देखो, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। और क्या चाहिए, और क्या प्रूफ चाहिए भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया? आइचीसन कमेटी है, इजलिंगटन कमेटी है, राधाकृष्ण कमीशन। ठीक है, इट वॉज अबाउट एजुकेशन। तो इन तीन के लिए तो नहीं है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत एग्जाम्स में आते जाते रहते हैं क्वेश्चंस, ये वाले और ये वाला क्वेश्चन भी। ये तो मेरे ख्याल से राधा कृष्णन कमीशन, ये तो आपने पढ़ा है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, हड़प्पन साइट है और लोकेशन है। नागेश्वर इज इन, आई थिंक नागेश्वर इज इन सौराष्ट्र। आलमगीरपुर तो यूपी है, तो बी के साथ 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, कालीबंगनी राजस्थान, सी के साथ 2 दोनों में है। राखीगढ़ी हरियाणा है। ठीक है, तो डी के साथ 4 किस में है? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th एनसीईआरटी थीम से लिया हुआ है, थीम 2, पेज 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर्स इज नॉट करेक्ट? अच्छा, नॉट करेक्टली मैच्ड है। सा है बंदी जीवन सत्यनारायण साल, ठीक है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा, बीसी वोहरा, बिल्कुल ठीक है। इंडियन अनरेस्ट नहीं, एनी बेसेंट ने लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर यू, क्योंकि ये सही नहीं लिखा हुआ है। ये इतने बड़े, देखो ये तो इतना मुश्किल नहीं पूछा गया अगर आप देखोगे। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन को देखो तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ कि आपने लोगों के बारे में नहीं सुना, आपने लोगों के बारे में ज़रूर सुना है। तो इंडियन अनरेस्ट तो आपको किताब इतना पता ही है कि वैलेंटाइन शिरोल जो हैं उन्होंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट मार्कर्स फॉर आर्कियोलॉजिस्ट्स टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन? यार क्या क्वेश्चन पूछा है, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज स्टोन नोड्यूल्स, ठीक है, होल सेल शेल्स एटसेट्रा, ठीक है। जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट, जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट से कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ क्राफ्ट कितना बड़ा है? वो उससे थोड़ी पता चलेगा कि सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन सा है। तो बी तो गया, तो 2 गया यहाँ से, तो ये ऑप्शन गया। एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट, हाँ ठीक है, करेक्ट। कि कौन से सामान वहाँ बनते थे, कौन से नहीं बनते। 12th एनसीईआरटी है, कहाँ से? थीम 1, पेज 11। नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमंस, यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड? यार अमीनो एसिड्स, क्लास 11th, चैप्टर 19। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द lymph is mainly formed from the plasma of blood, हाँ, and it surrounds the cells, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड lymph is, अच्छा, lymph does not contain red blood cells, हाँ ट्रू। और देख लेते हैं, lymph does not contain blood, नहीं। lymph contain blood, नो, एंड lymph does not contain cells, नोप्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट, एंड क्लास 11th बायोलॉजी की है ये बेसिकली, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 18। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट
enzymes such as हाँ amylase, trypsin and lipase are required, ठीक है. It is secreted into the duodenum. duodenum में किसकी तरफ से आता है? pancreatic juice से आता है. Class 10 chapter 6 page 100. Next, lactic acid is formed in the muscles during exercise or running. हाँ, it is formed किस लिए होती है? ताकि extra energy ले सकें, for to give extra energy from glucose. तो कहाँ पे है? Fat, lungs, extra energy to glucose. Class 10, chapter 6, page 1 और 2. इतनी पास से उठाने questions. Next, fiscal deficit in the union budget means. ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से उठाया हुआ है. डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर नो, नेट इंक्रीज इन बोरोइंग्स ऑफ नो, द सम ऑफ बजट डिफिसिट इन द नेट. ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स. ये दिस इज द करेक्ट आंसर. पेज नंबर 78, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2022 एंड 2023? फर्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स. ये तो सीधा बजट डॉक्यूमेंट में से है यार, ये तो अलग से है ही नहीं कोई. बजट और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो भी लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो दोनों भी पार्ट कंप्लीट कराएंगे. इकोनॉमिक सर्वे तो ऑफकोर्स इलेक्शंस के बाद आएगा, बट जो बजट की अभी स्पीच वगैरह चल रही है, बजट होगा तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे आराम से. नेक्स्ट, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स? रिजर्व्स टू इम्पोर्ट रेशियो, रिजर्व्स टू इंटरनल डेट रेशियो, रिजर्व्स टू जीडीपी रेशियो, रिजर्व्स टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स. यार देखो, मैं जब इस क्वेश्चन को रिसर्च कर रहा था ना इसकी, सो आई वॉज कन्फ्यूज इन 2 ऑप्शंस. देखो 3 का जो है ना, इट लुक्स नाइस, बट यूपीएससी बड़ा टेक्निकल रखता है ऐसे सवालों को. ठीक है, मैंने काफ़ी जगह इसको रिसर्च किया और मैंने बुक्स वगैरह में देखा, बट मैं इन 2 ऑप्शंस में हूँ कि थर्ड ऑप्शन जो है ना, दैट इज़ वेरी ट्रिकी. रिजर्व्स टू जीडीपी रेशियो, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कंट्री के हैं, ठीक है, इज कैप्चर्ड जीडीपी के हिसाब से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को. ठीक है, तो आई वुड हैव गॉन फॉर 1, 2, 3 एंड 4 बेसिकली, बट लेट्स वेट फॉर द आंसर की. बट आई थिंक फोर्थ इज द सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. 1, 2, 3 एंड 4, ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट, if all the people of economy increase the proportion of income they save, the total value of savings in the economy will either decrease or remain unchanged. This phenomenon is known as. लास्ट पेपर सीधा 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हुआ क्वेश्चन है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी है, उसका पेज नंबर 63 से उठाया हुआ क्वेश्चन सीधा. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. नेक्स्ट, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं इनको. ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और ये सेम आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से है, पेज नंबर 104. ठीक है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल्स टू 10 cos. ठीक है, ओमेगा. अच्छा देखो क्या है ना, ये आपको बेसिकली है तो ये एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 13 ऑसिलेशन से, बट बेसिकली ये बड़ा टेक्निकल और फैक्चुअल है. और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना एग्जामिनर ने, वो गलत दिए हुए हैं ऑप्शंस, या फिर यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है. आई ट्राई टू सॉल्व इट बट आई कुड नॉट कम अप विद एन आंसर. ठीक है, मैंने फॉर्मूला यूज़ किया सब कुछ, लेकिन नहीं हो पा रहा था. तो टेक्निकल और फैक्चुअल है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ फॉर श्योर. बट ये क्लास 11 चैप्टर 13 ऑसिलेशन से लिया हुआ है. नेक्स्ट, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इट कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, 1, 2, 3, 4. ठीक है, दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, इफ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R1, अच्छा, R dash, ratio of R dash by R is 1/16. This should be the correct answer. Next one, in experiment 1, the bar magnet is moved towards a conducting wire loop axially with the magnet's north pole facing the loop. In experiment 2, the same process as in experiment 1 is repeated except that the south pole to magnet faces the loop. ठीक है, is true in this context. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें से? ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप विल बी ऑफ ऑपोजिट. हाँ,
ऑपोजिट हो जाएगा ना पूरा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्योंकि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है उससे। ये क्लास 10 से लिया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 10 चैप्टर 13 पेज 231। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंज इन सीजन ऑफ द अर्थ? चेंज इन सीजन्स ऑफ द अर्थ, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, फर्स्ट ऑप्शन ही निकल आया। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, अब ये आपको, देखो मैं बताता हूँ, आपने ये क्वेश्चन कहाँ से देखा होगा, आपने देखा होगा जीसी लियोंग से, बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप एन को, जो एन हैं 6 to 12, अगर उसको अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चंस, ये इतनी बार हर साल इसके आसपास से क्वेश्चन आता है। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में डायरेक्टली लिखा भी हुआ है कि कौन सी चीज़ों से चेंज होता है, क्या एक्सिस का फ़ायदा है और क्या वो है, वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में लिखी है। तो आपको जीसी लियोंग, वैसे बता देता हूँ, पेज 5 से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जीसी लियोंग के पेज 5 पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, बट आपको जीसी लियोंग पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, इंडस गंगा रिवर, बिल्कुल ठीक है। दे वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन अर्थ, ठीक है। बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ नियरली 200 मीटर्स। हाँ ठीक है, करेक्ट, तीनों ठीक है। कहाँ से उठाया हुआ है? क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ना किताब ज्योग्राफी की, वहाँ से उठाया हुआ है इस क्वेश्चन को, जो रिवर सिस्टम के, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी, करेक्ट। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स, ठीक है। द मिड ओशियनिक रिजेस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स, ठीक है। द मिड अटलांटिक रिज rises 33 meters above the floor of the, नहीं यार, only 1, 2 and 3 is correct। क्लास 11th से उठाया हुआ है, कौन सा, पेज नंबर 32, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अच्छा, इसमें क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड लिखा हुआ है और रीजन लिखे हुए हैं उसके, प्रेरीज, स्टीप्स तो मेरे ख्याल से आई थिंक उसका होता है, यूरेशिया का है वो स्टीप्स। पैम्पास जो है, पैम्पास इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका ना, पैम्पास अगर साउथ अमेरिका से कौन से ऑप्शंस गए, ये वाले गए, ये वाला गया, ठीक है। स्टीप्स हमने देखा था, स्टीप्स है यूरेशिया में, 1 और 1 दोनों में ही है, ठीक है। आपका वेल्ट जो है ना, ये साउथ अफ्रीका तो नहीं है, साउथ अफ्रीका, वेल साउथ अफ्रीका, चौरा कौन सा ऑप्शन है, पैम्पास, प्रेरीज जो है नॉर्थ, हाँ प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का है, तो एक का 3, ठीक है। हाँ, वेल्ट जो है साउथ अफ्रीका, ओके। तो ये कहाँ से, आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, 7th की एनसीईआरटी से, चैप्टर 9, 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जस्ट थिंक अबाउट इट। Millets are often referred to as climate resistant crops because they can grow on arid lands with minimal inputs and maintenance, सही है। Millets are a good source of minerals, dietary fiber, antioxidants and protein, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था, तो उस पर क्वेश्चन पूछना डेफिनेटली बनता था, और जो ये नहीं करके आया होगा वो उसने बहुत गलत किया अपने साथ। मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ग्लोबल, हाँ ठीक है, करेक्ट। इसी को ग्रो करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये तो न्यूज़ में था पूरा टाइम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन, अच्छा तो ओके, रीजनिंग का है क्या, बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑन अकरेंस ऑफ वॉवल्स इन अ सर्टेन बुक इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इन अपर और लोअर केस, ठीक है। फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉवल्स इन द चांस ऑफ, अच्छा यार ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, लेट्स टेक इट टू आवर वेयर हाउस, जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ लेके चलते हैं इसको, लेट्स चेक इट ओवर देयर, क्या पूछ रहे हैं, कैसे करना है इसे। ओके, फॉर हाउ मेनी पेयर ऑफ वॉवल्स, ठीक है, इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द टू, एनी वन ऑफ द टू मोर देन
34 pairs of vowels is the chance. अच्छा, okay. Occurrence of any of the two more than 34% in the book. 34% 40 60 60 अगर देखा जाए तो 40 15 60 70 80, अच्छा टोटल भी 100 है, तो मतलब 34 से ऊपर होना चाहिए। ये भी एक टर्म है, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं हम, ए के साथ बना लेते हैं, ए प्लस ई, ए प्लस आई, ए प्लस ओ, ए प्लस यू, ठीक है। ये हो गया ए 65 35 28 32, ठीक है। ई प्लस यू हो गया, ए प्लस सॉरी ई प्लस आई हो गया विच इज़ 60, ई प्लस ओ हो गया विच इज़ 53, ई प्लस यू हो गया विच इज़ 57। ये हो गया ई वाले, ये हो गया ए वाले। अब आई के लिए देख लेते हैं, आई प्लस ओ इक्वल्स टू 23, ठीक है, एंड आई प्लस यू इक्वल्स टू 27। ये आई वाले हो गए, और कौन सा बच गया, ओ वाला बच गया ना, ओ प्लस यू विच इज़ 20, ये ओ वाला हो गया। अच्छा, हमें क्या बताना है कि 34 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, बाकी सारे तो छोटे हैं, हाँ ठीक है, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। इतने पेयर्स हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द 3 वॉवल्स विच अकर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, जो सबसे कम आने वाले कौन से हैं, आई ओ एन यू लिख लेते हैं, आई ओ एंड यू कितना है, 15 8 12, ठीक है। what is the percentage of occurrence of the letter that occurs the maximum number of times among them। अच्छा, इनमें से सबसे मैक्सिमम अकरेंस किसकी है, तो आई प्लस ओ प्लस यू कितना है, 15 प्लस 8 35। तो पूछ रहे हैं सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है, 15 वाला, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है टोटल के, 35 इंटू 100, 3 7 7 4s are 28, 7 2s are 14, sorry I'm writing 6 upon 7%. This is the correct answer, 42 6 by 7%. Option A is the correct option. Next, if O and U, irrespective of upper or lower case, occur exactly 5040 times, then how many times does the letter E occur in the book in the upper or lower case। ठीक है, कितना है, 5040 times। O and U देख लेते हैं, O and U, ठीक है। O and U बेसिकली अगर 100% सभी को मान लो, ठीक है, तो O प्लस U कितना है, 20%। तो 20% की वैल्यू दी हुई है, 20%, ठीक है, 20% की वैल्यू दी है ना, मतलब ये, ठीक है। तो हमें 100% निकालना है पूरा, तो 20% की वैल्यू क्या दी हुई है, 5040, 20% की वैल्यू है। 100% की निकालनी हो तो 25 22 25200, ये हो गया टोटल आपका। पूछा क्या हुआ है, ई के बारे में पूछा है। ई क्या है, ई इज़ 45 निकालना है, कितना होना चाहिए, तो 45 अपॉन 100 इंटू 25200, हो गया 4 3 1 1, so 11340, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। यार इस वाले पेपर में ना बहुत लंबे लंबे और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लेट्स सी क्या हिसाब है इस क्वेश्चन। मैथ्स इस बार अच्छी पूछी हुई है 2023 में, तो आप लोग ना मैथ्स को ऐसे इजीली नहीं ले सकते। क्या पूछा हुआ है, सपोज ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स सच दैट ए बी एंड सी इक्वल्स टू ए बी सी। अगर यहाँ पे 1 2 3 लें तो 3 4 5 6, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3।
ठीक है, अब हमसे पूछा हुआ है द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी इज अ नेचुरल नंबर। अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं पहले। 2 6 सॉरी 3 ऑब्जर्वेशन है ना, 3 ये हो गया 2, यस इट्स अ नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी एंड सी लाइज बिटवीन 1 एंड 2। हार्मोनिक मीन, अच्छा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद। हार्मोनिक मीन कैसे होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 1 अपॉन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस करते करते 1 अपॉन एक्स nth ऑब्जर्वेशन। n क्या है आपके पास? 3 है। 1 अपॉन x1 क्या है हमारे पास? 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये एलसीएम होएगा 6, 6 ऊपर चला जाएगा और ये 3 प्लस 2 3, ओके, 2 इंटू 11 18 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 11 और 18, 11 1s आर 18, 11 6, ओके, तो 1.6 आ रहा है ना, 1 एंड 2 के बीच में होना चाहिए। ओके, सो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट, how many 3-digit numbers are possible such that difference between the original number and the number obtained by reversing the digits is 396? यार ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। देखो मैं तो इसको ड्रॉप करके आता था अपने पेपर में, ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी ड्रॉप करता। मुझे पता है 125 क्वेश्चंस नहीं करके आने मुझे, तो मैं ये डेफिनेटली ड्रॉप करता फॉर श्योर। Next, which one of the following statements are correct? Population aging is the process by which the share of older population becomes proportionately lesser. नहीं यार, population aging ऐसे नहीं होता, ज़्यादा हो जाती है बल्कि। Incorrect first one. In most developed countries the population is in higher age groups has increased. हाँ सही बात है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्चुअली क्योंकि वो बर्थ रेट उनका कम हो गया था एंड दे गॉट वेरी डेवलप्ड, तो फिर वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल का हमेशा वो रहता है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, और ह्यूमन जोग्राफी से लिया हुआ है ये, एनसीईआरटी पेज 19। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट? अच्छा, ये न्यूज़ आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ अ टर्म अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। हाँ बिल्कुल था ये। द टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। करंट अफेयर्स से डायरेक्टली। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव भी डायरेक्टली करंट अफेयर्स से है, पूरा साल में था। इट एनकरेजेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030, नहीं है एक्चुअली, इट इज़ 2050। इट डिराइव्स इट्स एम फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, तो 2 ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, अच्छा कवच एक्सरसाइज बेसिकली साइबर, उसके लिए थी, साइबर थ्रेट्स के लिए ना। इट इज़ अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, कमेटी तो नहीं है, ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, नहीं यार, फर्स्ट इज रॉन्ग। इट इज़ इंडियाज नेशनल लेवल हैकाथॉन था ये, इस AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और BPRD, ठीक है, दोनों साथ में थे टू टैकल साइबर थ्रेट्स। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 87th क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट? ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन, सही बात है। टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी था और पॉटरी भी थी, ठीक है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, सही बात है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ अराउंड, नहीं 8000 नहीं था, 7000 टू अराउंड 5000 BCE है बेसिकली, डायरेक्टली आपकी NCERT से है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी टाइप? ऑकरी कलर्ड पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक, ये है पॉटरी, हाँ CC इज नॉट अ पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर है ना ये, हाँ, तो ये सारी हैं पॉटरी, बस CC इज नॉट अ पॉटरी।
नेक्स्ट चलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड्स अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस? इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, हाँ सुवर्ण नगरी, इसके बारे में बात होती है। हिस्ट्री की है, एनसीईआरटी, ठीक, कौन सी? थीम 1, पेज 32। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन कॉइन्स इज नॉट करेक्ट? अच्छा, एंशियंट इंडियन कॉइन्स से है, इज नॉट करेक्ट। द इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन्स bearing द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स, सही है। द कुशान्स इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। द कुशान गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्पररी रोमन एम्पायर्स, नो, this is incorrect. Next, consider the following statements about the practice of Vedic sacrifices, ठीक है। अच्छा, ये ना क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको उपेंद्र सिंह या हिस्ट्री ऑप्शनल जैसे क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ अपनी नई स्टडीज़ करना मत शुरू कर दीजिएगा, स्टिक टू दिस, ठीक है। अगर ये ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है, डोंट वरी, डू नॉट रीड एक्स्ट्रा कंटेंट फॉर दिस। द श्रोता या वैदिक सैक्रिफाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 फायर्स, गृहपत्या, आहवनिया एंड साथ में दक्षिण अग्नि, सर्दन फायर, ऑफरेटेरियल फायर एंड हाउस होल्डर्स फायर, ठीक है, सही है स्टेटमेंट। These fires were supposed to be placed in pits of different shape, that is the Grahapatya to be square, Ahavaniya to be round, and that of Dakshin Agni. No, this is the wrong statement. So first is the correct answer for you. Next, Trans-Siberian Railway from St. Petersburg to Vladivostok does not run across. किससे नहीं जाएगी? ट्रांस-साइबेरियन से बात कर रही है ना, हाँ, तो कॉकस माउंटेन से नहीं जाएगी। कहाँ से है? क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी है। कौन सी चैप्टर? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट अबाउट बर्चन्स, ठीक है, दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट्स इन इंडिया, सही है। द विंडवर्ड साइड हैज कॉन्क्लेव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, कॉन्क्लेव है, मैक्सिमम हाइट सेंटर पे नहीं होगी, नहीं, कॉन्क्लेव, नो, सो 2 गया, अच्छा 1 तो है ही सही, तो 1 and 3 ओनली। क्लास 11 से लिया हुआ है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 7, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल, है ना, उससे। नेक्स्ट, geothermal energy can be used to produce electricity, or its hot water can be used directly for industry, agriculture, bathing and cleaning, ठीक है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफ्टन चीपर देन सम अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अदर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं। थर्मल पावर स्टेशंस बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस, यस, दिस इज ट्रू, तो 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन और थीम के साथ जोड़ना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो थी, ठीक है, वो आपके लिए है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए। मिनामाता कन्वेंशन मर्क्यूरी के लिए था, तो मर्क्यूरी यहाँ पे है, हाँ, बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मर्क्यूरी, बी का 3 होना चाहिए, ठीक है। बेसल कन्वेंशन थी हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, और रॉटरडैम कन्वेंशन इज हजार्डस वेस्ट, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट होती है उसकी, तो सी, ये रहा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ऑफ इंडिया, विच, हाँ, तो इसलिए 2005 में आरटीआई एक्ट भी आया था, ठीक है। तो किस लिए आया होगा? राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए बात हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद हेबियस कॉर्पस? अमंग द फॉलोइंग हेबियस कॉर्पस, ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, स्टेट और उनके बीच में नहीं होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस, हाँ, शिवकांत शुक्ला, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हेबियस कॉर्पस में होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, होम ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226, अच्छा, रिट्स के लिए।
It can issue writs of habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari and prohibition. ठीक है. Writs can be issued to enforce any rights conferred by Article 3 and for या बिल्कुल सही है. पार्ट 3 के लिए अच्छा आर्टिकल 32 के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सिर्फ लिमिटेड पावर्स है ओनली टू पार्ट 3, लेकिन इसके पास अदर पर्पसेस के लिए भी है. दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड. नहीं यार, नो. रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी. हाँ ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नॉट करेक्ट पूछा है. लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बारिंग एक्सेप्शंस इज अ सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट. सही है. बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट. ठीक है. इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट अंडर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, नहीं नेशनल काम होगा. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. बेजल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम. अरे यार अभी तो मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स अभी तो ऊपर पढ़ के आए, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इसी एक ही उसमें पेपर में. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट MAP प्रोग्राम है ना ये. मदर्स एब्सोल्यूट माँ प्रोग्राम है, सॉरी माँ प्रोग्राम है. हाँ ये माँ प्रोग्राम था सरकार का. Mother's Absolute Affection Program allows all pregnant women to receive free and no expense delivery in public. ठीक है. Assured comprehensive and quality antenatal care. ठीक है. Promotes undiluted focus on breastfeeding. नहीं, this is not correct. Medical and nutritional care to severely acute malnourished children. ठीक है, तो थर्ड ठीक नहीं है, तो ये रहा 2 and 4. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102. Which of the following statements about Right to Information Act 2005 में जो आया था is correct? अच्छा, there shall be not more than 12. 10 है. फर्स्ट गया, ये गया, ये गया, ये गया. बी इज द करेक्ट आंसर. चीफ CIC जो है 5 years के लिए. ठीक है. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एलिजिबल फॉर रिवॉर्मेंट. नो. Who among the following was the first pro tem speaker to be unanimously elected as the Speaker of Lok Sabha? राबी रे नहीं है ना, हो सोमनाथ चैटर्जी is the correct answer for you. 104. अच्छा, जैनिज्म के रिगार्डिंग है. वर्धमान महावीर अटेंड कैवल्य ज्ञान आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिका ग्राम on the banks of river Rijupalika and in the field of householder named Samag. ठीक है. The state when the karma particles actually begin to flow towards Jeev to bind it is known as Asrav. हाँ ठीक है, both 1 and 2. नेक्स्ट आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू टेक्सटाइल्स इन सदर्न इंडिया. ठीक है. पंजुपीली कॉटन यार्न के लिए. ठीक है. नुलायम ऑन कॉटन थ्रेड. ठीक है. तेरी कदमाई ऑन सिल्क क्लोथ्स. नहीं, तेरी कदमाई तो लूम का टैक्स होता था. ठीक है. सेला का ऑन सिल्क थ्रेड. नहीं, सिल्क थ्रेड के लिए होता था पट्टाडाई नुलायम. ठीक है. नेक्स्ट, तो आपका कौन सा सी हो गया? 1 and 2 ओनली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ 4 नोबल एनिमल्स जो अच्छा कार्ड ऑन द ड्रम. अच्छा, अंड फलका ऑफ लायन कैपिटल एट सारनाथ. कौन से नहीं है? डियर है, लायन है. डियर नहीं है. ये श्रुति डज नॉट कम 4 नोबल एनिमल्स. डियर. दिस इज द करेक्ट आंसर. कहाँ पे है? हिस्ट्री थीम 1 page 32. There you will get this. Next, the ruler Vindhya Shakti. अच्छा, during the period preceding the Gupta age से पहले था. तो ये कौन सा? वाकाटका से. The ancient Indian medical treatise for horses called अश्वशास्त्र. अच्छा, इस रूट टू विच ऑन द फॉलोइंग पर्सन्स. वागा भट्ट तो नहीं है 7th century. सेज शली होतरा, ये रुक जाओ, इसके बारे में पता नहीं है. ठीक है. भारती हारी जो है 7th नहीं हो सकता. वारा मिहिरा भी नहीं है. हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर. द सेज शाली होतरा.
Next, the celebrated group of poets in medieval Mathura and Vrindavan called the Ashtchap were the successors of which of the following भक्ति ब्रज रीजन के है ना. तो अगर मथुरा और वृंदावन की बात कर रहे हैं तो बनारस गया, बंगाल गया, पंजाब गया, तो सूरदास ऑफ ब्रज रीजन. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया. लेटराइट सॉइल के बारे में. अच्छा, क्लास 11th. लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय. नो, इट इज़ करेक्ट पूछा है ना. हाँ. इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल. नो. इट इज़ रेड कलर सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. ठीक है. इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन पोटेशियम. नो. ए इज़ करेक्ट. ठीक है. तो ये क्लास 11th का है. इंडियन एनवायरनमेंट जो है वो उसका पेज नंबर 71 से, जो इंडियन ज्योग्राफी है आपकी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट. रागी क्रॉप के बारे में पूछा. अच्छा, ये वही है ना जो साउथ इंडिया में उगती है. इट इज़ अ मिलेट क्रॉप ग्रोन इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. ड्रायर पार्ट्स ऑफ, ड्रायर इसलिए क्योंकि रागी को ज़्यादा वो नहीं चाहिए इरिगेशन वगैरह. ठीक है. राबी क्रॉप सोन बिटवीन नवंबर एंड मार्च. नॉट पॉसिबल. रेन फेड क्रॉप ग्रोन ऑन रेड लाइट. नो. इट इज़ ग्रोन बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. नो. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. मिलेट क्रॉप ग्रोन इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन रीजन्स में उगती है. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्ट्रक्चर. ठीक है. कॉन्ग्लोमरेट्स आर, आई थिंक इट्स स्लास्टिक. हाँ, स्लास्टिक. अच्छा, सेडिमेंट्री. अच्छा, ठीक है. मेंट्री रॉक्स. स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक ना, इज अ नॉन स्लास्टिक. नो नो, इट्स मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है. तो क्या हो गया आपके पास. जीसी लियोंग चैप्टर 2 से पूछा हुआ है आपसे. तो सेकंड गलत हुआ तो कौन सा बच गया. 1, 3 and 4. नेक्स्ट पर चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया. ठीक है. गहिरमाथा इज द हैबिटेट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स. ठीक है, सही है. ये थोड़े दिनों पहले बात भी करा था मैं अपनी क्लास में. चिलिका लेक इज द हैबिटेट ऑफ इरावाडी डॉल्फिन. हाँ, एज इट्स फ्लैगशिप स्पीशीज. ठीक है. नाल सरोवर वेटलैंड जो है वो इंडियन वाइल्ड एस खुर के लिए है. बिल्कुल सही है. नाल सरोवर इज इन गुजरात. सो मुरीरी वेटलैंड जो है वो ब्लैक नेक्ट्रीन. ठीक है. दोनों चारों ठीक है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमदी. अच्छा, जो लोकटक लेक है मणिपुर का, फ्लोटिंग फील्ड्स हैं. लिटराइजेशन नहीं, पोजलाइजेशन होता है वहाँ पर. इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक. सांगाई होते हैं यहाँ पे लोकटक लेक ऑफ मणिपुर में, और फुमदीज के पास रहते हैं वो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्प्रिंग टाइड्स. ठीक है. हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज हायर देन एवरेज लो टाइड. नहीं, हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज हायर देन. नो, हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज लोअर देन एवरेज लो टाइड. ओके. अच्छा, हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लास 11th. फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. कौन सा है. पेज नंबर 122. ठीक है. 116th क्वेश्चन देख लेते हैं. आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में पूछा हुआ है. 2 टीम्स वन द टूर्नामेंट 5 times ईच. तो चेन्नई, हाँ ठीक है. चेन्नई सुपर किंग्स रिमेन्ड रनर अप इन 5 editions ऑफ द टूर्नामेंट. चेन्नई सुपर किंग्स रिमेन्ड रनर अप on 3 occasions. द फाइनल वर प्लेड अब्रॉड. हाँ ठीक है. 2 and 3 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. देखो, आई डोंट नो मच अबाउट स्पोर्ट्स, सो आई हैड टू एक्चुअली गो थ्रू इट एंड लुक एट द आंसर. नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स अबाउट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. ठीक है, ये तो होते रहते हैं एडिशन. द फर्स्ट एडिशन वॉज इन उड़ीसा. ठीक है. द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ थर्ड एडिशन वॉज जीतू. ठीक है. द फर्स्ट एडिशन ऑफ KIUG वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड. नो, आई थिंक सेकेंड एडिशन वॉज पोस्टपोन्ड.
नेक्स्ट एक्सरसाइज अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम के साथ है। ये तो नॉर्मल सा एक कोई वो है आपका वो जो फैक्ट है जो आपको पता होता है ये सारे एक्सरसाइजेज जब आप देखते हैं। नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो स्टार्टेड फ्रॉम वेस्टर्न रीजन से था, कहीं से अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, गुजरात। नेक्स्ट, द एनुअल खीर भवानी मेला इज ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर वैली के अंदर होता है। ये एनुअल खीर भवानी मैंने देखा भी हुआ है बेसिकली कश्मीर वैली। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो की है ना साथ में, तो क्या है क्वेश्चन? जॉइंटली बाय इसरो एंड हाँ नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एजेंसी मत याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग नासा की फुल फॉर्म भी पूछ लें, पता नहीं है भाई कुछ भी। ऑपरेशन कावेरी इज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन किसके लिए? इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स हु वर स्ट्रैंडेड। कहाँ पे स्ट्रैंडेड हुए थे अभी रिसेंटली? सूडान। ऑपरेशन कावेरी। रेल विकास निगम लिमिटेड इज़ अ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ऐरावत परम सिद्धि। ये परम सिद्धि है ना, यही था यहाँ पे, इतनी बार न्यूज़ में था और आपने देखा हुआ है, ये है आपके सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स हैज रिसेंटली कंक्लूडेड अ 17,000 nautical miles trans-ocean intercontinental voyage? It is INSV Tarini. This is the correct answer for you. So this was the entire paper that we just analyzed. Now कुछ की टेकअवेज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के अंदर ना अगर मैंने देखा है ध्यान से, या तो इंटरनेशनल रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स की न्यूज़ सभी में थी, सभी क्वेश्चन पेपर में है। स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स भी थे, इसमें नहीं थे बट अवार्ड्स भी थे। साथ में डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आप डिफेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डिफेंस एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। डिफेंस एक्सरसाइजेज जो होती हैं इस पे ज़्यादा ध्यान था। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं थी यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र नहीं है। और करंट अफेयर्स भी ना फैक्चुअल थे, फैक्चुअल एंड लेंदी कंपैरेटिवली पहले से। इस बार ये चेंज दिखा दिया है। यही चेंज ना मुझे मैथ्स में भी महसूस हुआ है। मैथ्स को अगर आप देखोगे तो मैथ्स क्या हो गया आपके लिए? लेंदी हो गया है, लेंदी हो गया है। साथ में जो कन्वेंशनल क्वेश्चन थे ना वो नहीं पूछे जाते। अब ना आपसे बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। लाइक मेंसुरेशन 3D जो है वो भी किसने आया, जैसे टॉपिक्स जो हैं वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम। जैसे वो 2πx किलोमीटर वो अर्थ वाला था जो ऑलमोस्ट सेम, बट लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ। वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज एक्चुअली, काफ़ी मुश्किल थे जो मैथ्स के थे, ठीक है। रीजनिंग वॉज कंपेरेटिवली ईजी, ठीक है, प्लस रीजनिंग अगर आप बताओ तो रीजनिंग वॉज ईजी। हाँ, उसकी भी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट कर दी है इन लोगों ने, लैंग्वेज डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट, बट इट वॉज मतलब कॉन्सेप्ट वॉज ईजी। आप आराम से लगा के, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ जाए तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ईजी था, लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे जैसे मैथ्स में थे। मैथ्स में देयर वर लेंदी क्वेश्चंस, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे। अगर साथ में हम लोग देखें आपका हिस्ट्री वॉज वेरी फैक्चुअल, मतलब इसमें आपकी स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम काम तो नहीं आएगी इसमें, स्पेक्ट्रम भी फेल हो गई, एक दो क्वेश्चन ही कोई होगा स्पेक्ट्रम से जो बना है। ज्योग्राफी की बात ले लो, ज्योग्राफी मैंने आपको दिखाया, ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी से तो हैं ही पूरे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ना मतलब करंट अफेयर्स से मिलाकर कुछ बनाया हुआ है। वैसे ही इकोनॉमिक्स अगर देखी जाए तो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड सबसे ज़्यादा, ठीक है, एंड कॉन्सेप्चुअल
क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग पूरी एनसीईआरटी को देखेंगे, अच्छे से तरीके से देखेंगे, ठीक है। वहीं पे बात की जाए ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री, साइंस तो आपको पता है पूरी की पूरी कहाँ से थी, एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी से है हमेशा की तरह। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे इस बार इन्वायरमेंट के भी बेसिक्स क्वेश्चन नहीं आए, वही क्वेश्चन थे जो न्यूज़ में थे, और साथ में आपसे इन्वायरमेंट का वो नेशनल पार्क्स और उन सब का पूछा है आपसे। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि 125 क्वेश्चन नहीं करके आने, ये ऐसे क्वेश्चंस थे, पता है, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको ये एयर नहीं देगा, मतलब क्वेश्चंस नेचर पता है कैसा था क्वेश्चंस का, दे विल नॉट लेट यू ब्रीथ। इसका मतलब ये क्या क्या होता है, इसका मतलब जब बोलते हैं दे विल नॉट लेट यू ब्रीथ, क्या होता है बहुत बार कि जब आपने अच्छे से तैयारी की होती है ना, तब क्या करते हो आप कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ले आते हो। बट यहाँ पे जो है ना, कट ऑफ तो कम गई जाएगी, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे कट ऑफ से जो डिस्टेंस है ना दूर, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होगा। मतलब दे विल नॉट लेट यू ब्रीथ, मतलब आप बिल्कुल पास में ही जाके गुजरोगे उससे, कट ऑफ से थोड़ा से आगे जा सकते हो, आप इतना स्कोर नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग नहीं है ये बेसिकली नेगेटिव मार्किंग से बचाने का है आपको, क्योंकि अगर इतनी पास, अगर आप इतने नकल टू नकल फाइट करोगे ना, अगर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको, नकल टू नकल फाइट करोगे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि बहुत लोग निकल जाएंगे क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसलिए ट्राई नॉट टू अटेम्प्ट अननेसेसरीली, प्लीज़ अननेसेसरीली अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग आपका बहुत नुकसान कर देगी। दिस वाज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आई थॉट इस बार, ठीक है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि इस बार ना नेचर काफ़ी बदल दिया उसका, क्वेश्चंस का। और मतलब ऐसा भी है ना कि वैसे के पहले की तरह ज़्यादा स्कोर कर लो, ज़्यादा पढ़ लिया अगर आपने, तो यहाँ पे तो पढ़ना भी है आपको ऑफ कोर्स, लेकिन आपका नेक टू नेक है, पूरा शोल्डर टू शोल्डर है सबके साथ। मतलब जो बेसिक्स जो उन लोगों को आ रहा है जो टीयर 1 क्लियर करेंगे, वो आपको आने ही चाहिए, देन ओनली यू कैन गो थ्रू दिस पेपर। अदरवाइज आप रैंडमली बस उठकर पेपर देने नहीं जा सकते, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द पेपर। आपको असली से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि इसके बाद अब मैं सिखाऊंगा आपको नोट मेकिंग, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको सिखाया जाएगा नोट मेकिंग के नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे रिवीजन करते जाने हैं बार बार उनकी, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।